अब आप लोग को एक काम करना है, सुनिए ध्यान से, पता है, पेंसिल ले लीजिए अगर हो सके और बुक अपनी साइड में रखिए हो सके तो प्लीज। देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर होता है बच्चों, इसमें ना थ्योरी पहले आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, 9th क्लास की बुक से भी आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको निशान लगाना है, टिक लगाना है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा ना बोरिंग करेगा यार शुरू में, है ना, थोड़ा परेशान करेगा शुरू में चैप्टर, है ना, मतलब अच्छा नहीं लगेगा आपको शुरू में, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और लास्ट में जाके फिर परेशान करेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है और देखिए किस तरीके से मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, है ना। देखो कह रहा है एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर, टेबल, ग्राफ एटसेट्रा। दीज आर प्रोवाइडेड बाय न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन्स और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. These may relate to cricket batting or bowling averages, profits of a company, temperature of cities, expenditures in various sectors of a 5-year plan, polling results and so on. ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों दी हुई है। कह रहा है आप क्रिकेट मैच देखते हो तो कुछ डेटा आपने देखा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देखी होगी वहां पर, किसी बैट्समैन ने कितनी रन बनाए हैं लास्ट मैचेस में, या कितने विकेट्स लिए हैं, तो ये सब दिखाया जाता है, किसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस दिखाया जाता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देखी होंगी कभी न्यूज़पेपर में भी, कहीं टेलीविजन पे आपने देखी होगी। कह रहा है डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ, है ना। अब ध्यान सुनो, कह रहा है दीज फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। ये देखिए, तो डेटा क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल फिगर होते हैं भाई। बैट्समैन ने कितने कितने रन बनाए पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, पहले मैच में उसने 52 बनाया, मतलब जो भी बनाया होगा बताएंगे ना, दूसरे पे मान लो 0 हो गया, आउट हो गया 0 रन पे, फिर उसने 102 बनाए, ऐसे करके, है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है ना, ये इसका एक डेफिनेट पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है, सुनो भाई, कोई बैट्समैन है उसको तुम अपनी टीम में लोगे कि नहीं लोगे, ये कौन सी बात पे डिपेंड करता है, ध्यान सुनो, कि कोई बैट्समैन है तुम उसको अपनी टीम में लोगे कि नहीं लोगे, ये कौन सी बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने कैसा खेला है, भाई सीधी सी बात है। आप उसका पुराना रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, तब तो उसको नेक्स्ट वाले मैच में लोगे। अगर वो 0-0-0 पे आउट हो रहा है, तो उसकी पुरानी हिस्ट्री देख के हम नहीं उसको लेंगे अपने मैच में, ठीक, क्योंकि वो अब खराब खिलाड़ी हो चुका है एक तरीके से। तो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो उसकी हेल्प से आप कुछ करते हो। और सुनो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम का मतलब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान सुनो, जो गवर्नमेंट होती है हमारी सरकार, ठीक, जैसे जो वेदर फोरकास्टिंग होते हैं, है ना, इसमें ऑफिसर्स होते हैं, तो ये सरकार के पास डेटा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपी या दिल्ली, मान लो कोई एक स्टेट, यूपी ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे ये लोग, पिछले 20 सालों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ये लोग, कि कब पानी बरसता है नहीं बरसता है, कितनी ठंड पड़ रही है नहीं पड़ रही है। तो पुराने डेटा को देखते हुए, पूरी इंफॉर्मेशन को देखते हुए, नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट चैप्टर। तो ये लोग क्या करते हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन को देखते हुए प्रिडिक्शन करते हैं कि अब क्या होने वाला है। मतलब वेदर फोरकास्टिंग ऐसे ही तो होती है कि इस बार जब मानसून आएगा तो कितना पानी गिरेगा, इन सबको ये लोग कैसे बताते हैं, कैसे फोरकास्टिंग करते हैं लोग, ये पुराने डेटा को कलेक्ट करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके चांसेस निकालते हैं कि मौसम कितना गर्म होगा, उसके क्या चांसेस हैं, या पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, उसके क्या चांसेस है। इसलिए ये जो 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर होता है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। मतलब स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करके कुछ ना कुछ सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जाती है, सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, और वो निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से फिर हम ये बताते हैं भैया कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। मतलब जैसे पानी बरस जाएगा कि नहीं बरस जाएगा, किसी बंदे को, बंदा मतलब क्रिकेटर, किसी क्रिकेटर को या किसी प्लेयर को हम नेक्स्ट मैच में लेंगे कि नहीं लेंगे। और और सुनिए, आपने सुना होगा शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो किसी शेयर मार्केट में किसी कंपनी में आप पैसा लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो उसका डेटा कलेक्ट करके उसकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। और बड़े बड़े जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, उनके पास बड़े बड़े मैथमेटिशियंस होते हैं जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, चांसेस निकालते हैं कि उनको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उस हिसाब से उस पर पैसे लगाए जाते हैं शेयर मार्केट में। तो ये सब है, और क्या। तो आपको कुछ डेफिनेट पर्पस कंप्लीट करने के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वही लिखा है, कह रहा दीज फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, कह रहा ये न्यूमेरिकली डेटा भी हो सकते हैं और कोई दूसरे डेटा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज को नंबर से दिखाएं। जैसे कि किसी जंगल में आप गए, वहां पर पेड़ आपको मिलेंगे, ट्रीज,
तो ट्रीज का रंग लाल होना, अब यहां कलर की बात हो रही है ना, तो कभी कभी कलर वगैरह भी चेक किया जाता होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिले, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं लोग, ठीक। तो बहरहाल आप यहां पर आओ, तो डेटा का जो प्लूरल है, हाँ पहले ये डेफिनेशन याद करनी है आपको, क्या, ऐसे फिगर्स या ऐसे फैक्ट्स जो न्यूमेरिकल हो सकते हैं या न्यूमेरिकल के अलावा कुछ और भी मतलब चीजें हो सकती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेंगे हम लोग, ठीक है, जिनको कलेक्ट किया जाता है किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, उसको हम डेटा बोलते हैं। और डेटम क्या होता है, डेटम डेटा का प्लूरल होता है, ठीक है। डेटा क्या होता है, डेटम क्या होता है, सॉरी डेटा कह रहा हूं, अरे डेटा इज द प्लूरल ऑफ डेटम, ठीक है, करेक्ट। अब ये बच्चों आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन गया, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन गया, टिक लगा लो। कौन किसका प्लूरल होता है ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शनल में दे देगा, यहां से एनसीईआरटी की बुक से लगा लो निशान। डेटा किसका प्लूरल होता है, डेटम का, डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम, ओके। ऑफ कोर्स द वर्ड डेटा इज नॉट न्यू फॉर यू, यू हैव स्टडीड अबाउट द डेटा एंड डेटा हैंडलिंग इन अर्लियर क्लासेस। कह रहा है कि डेटा आप पहली बार नहीं देख रहे हो, पहली बार आप डेटा के बारे में नहीं सुन रहे हो, आपने क्लास 8 में डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर पढ़ के आए हो। कह रहा आर वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड, एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स यूटिलाइजेस डेटा इन वन फॉर्म और अदरवाइज, सो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अस टू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सच डेटा। तो कह रहा है कि आप इस दुनिया में रहते हो तो तरह तरह के डेटा अवेलेबल हैं, तो सिर्फ डेटा अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता है, उस डेटा की हेल्प से, मतलब जो डेटा आपने भाई पीछे कलेक्ट किया हुआ है सारा, उस डेटा की हेल्प से क्या आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उससे, मतलब कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हो जो कि आपकी जिंदगी के लिए हेल्पफुल हो, इंसानों के लिए। सुन लेना भाई, मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया, गवर्नमेंट क्या करती है बताओ, डेटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट बताती है ना कि भैया मौसम कैसा रहेगा, कहीं तूफान आएगा कि नहीं आएगा, या किसी शेयर मार्केट में हम किसी कंपनी में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। तो ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है, इसकी हेल्प से, किसकी, ये जो कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स से। ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसको इंसानों ने बनाया है, फिर से सुनिए ध्यान से, ये बड़ा अच्छा मैंने आपको बताया अभी। जो आप फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक, सुन लो ध्यान से क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा अभी, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जब भी आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, ये देखिए, फिजिक्स में आपने ये वाला लॉ पढ़ा था, ये देखिए, ये हमारे पास पेन है और अगर हम इसको छोड़ देंगे तो नीचे ही जाएगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही तो जाएगा, ठीक, ये देखिए ये नीचे ही जाएगा। तो ये फिजिक्स है, ये नेचर, सुनो ये नेचुरल फिनोमेना है भाई, ये होएगा ही होएगा, ये नेचुरल फिनोमेना है। नेचर का मतलब भगवान ने बनाया हुआ है, ग्रेविटी लगेगी लगेगी, नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन ये फिनोमेना नेचुरल नहीं, ये हम लोगों ने बनाया, देख लीजिए कितनी काबिलियत है इंसानों के पास, यही आपको वो बताना चाहते हैं। हम लोगों ने मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच को जन्म दिया है जिसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स, ध्यान से सुन लो। और इस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के बाद हम लोग अपनी लाइफ में, और सुनो, प्रोबेबिलिटी भी इंसानों ने बनाया है। भाई केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होती है, भाई केमिस्ट्री आपने पढ़ी है ना, तो केमिस्ट्री में कार्बन और ऑक्सीजन बर्न होके आपको CO2 दे देगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि ऐसा होएगा ही होएगा। ये तुमने नहीं किया है, तुम थोड़ा ना करते हो, ये तुम करते हो क्या, मतलब तुम कहते हो कार्बन से कि भैया ऑक्सीजन से रिएक्ट करो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, नहीं, आप कार्बन ऑक्सीजन को पास पास जैसे ही लाओगे वो रिएक्ट करके CO2 बना देगा, आप उसको कंट्रोल या आप उसको गवर्न नहीं करते हो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां तुमने एक नई ब्रांच बना दी है मैथमेटिक्स की, जहां पर तुम क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट करते हो और कुछ भविष्यवाणी करोगे। तो डेटा कलेक्ट करके उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, ये स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में करोगे, और जो भविष्यवाणी करोगे, कुछ प्रिडिक्शन करोगे कि बताओगे कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, मौसम कैसा रहेगा, तूफान आएगा कि नहीं आएगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो तुम प्रोबेबिलिटी वाले में करते हो। इसलिए हम दोनों चैप्टर को मिलाकर बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ध्यान से सुनिए, ठीक। तो ये जो पूरी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना। ये एक सब्जेक्ट होता है, जब आप ये आगे पढ़ोगे तो दोनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ोगे। जितना आसान ये क्लास 9 में है उतना ही डिफिकल्ट है ये आने वाली जिंदगी में, जो लोग भी इस सब्जेक्ट को लेंगे बहुत डिफिकल्ट होता है, दोनों चैप्टर मिला के आपको पूरी बुक बना देगा, पूरा सब्जेक्ट बना देगा। तो बहरहाल अब हम वापस यहाँ आते हैं, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन, वहां से आप कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आओगे। क्यों निकाल के लेके आओगे, आपको अपनी जिंदगी में उससे कुछ फायदा उठाना है ना। फायदा क्या होता है, मौसम पता चल जाए कैसा रहेगा, ये हमारा फायदा है।
किसी कंपनी में पैसे लगाए नहीं लगाए तो इसको देख के याद भी लगाएगा। ये सब है और क्या, इंसानों ने बनाया है। अब इतनी देर से मैं इसलिए कह रहा हूं इंसानों ने बनाया है, ध्यान से सुनिएगा भाई। जब कोई स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला आ जाएगा ना तो ये मत बोलना, सुनो, ये मत बोलना अरे सर ऐसा कैसे हो गया, सर ऐसा कर देते तो कैसा हो जाता, सर वैसा कर देते तो कैसा। मैंने क्या बोला, इंसानों ने बनाया है, और इंसान कोई भी चीज तब बनाता है जब उसका फायदा होता है। तो सुनो ध्यान से, ये लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच में नया नया फॉर्मूला बनाते रहते हैं। तो क्लास 10th तक मत पूछना कभी भी पलट के कि सर ये वाला फॉर्मूला बना दिया, सर ऐसा कर देते तो। भैया ये इंसान बहुत चालाक होता है। सुनो, तुम्हारा काम अगर कहीं बन रहा होगा, मान लो है ना, तुम्हारा काम अगर कहीं बन रहा होगा तो तुम अपना काम बनाओगे ना, ठीक है, मतलब तो भाई तुम इंसान हो, इंसान लालची होता है, अब वो क्या करेगा, उसका काम जहां से निकल रहा है निकालेगा वो। तो ये लोग तरह तरह के फॉर्मूले बनाते रहते हैं, ये लोग का मतलब है मैथमेटिशियन, नए नए फॉर्मूले डिजाइन करते हैं और उस फॉर्मूले को लगाकर कुछ करते हैं। कुछ करने का मतलब है जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई, मौसम कैसा रहेगा, शेयर मार्केट कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह, ये लोग बताते हैं, और जो बताते हैं वो ठीक ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए ये लोग अपने फॉर्मूले में हेर फेर करते हैं समय समय पर और नए नए फॉर्मूले डिजाइन करते हैं, क्योंकि उस फॉर्मूले से इनका आंसर आ रहा है ना, इनकी जिंदगी सही चल रही है। तो क्यों का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये इंसानों ने बनाया है, जो जो फॉर्मूले मिलते जाएंगे याद करते जाइए और बढ़ते जाइए आगे। तो बस मैंने इसीलिए आपको बताया। अब नेक्स्ट जो है, यहां से यहां तक याद करना है आपको, ये वाली लाइन से लेके यहां तक। Extraction of meaningful information is studied in the branch of mathematics called, fill in the blanks, statistics. सुना नहीं सुना, क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, यही लाइन लिखी रहेगी, लिखा रहेगा द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड, और फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा और अर्थमेटिक। किस पे टिक लगाओगे, देख लो, आराम से पढ़ लो, इस लाइन को याद कर लीजिए फटाफट। हाँ, और यही क्वेश्चन आपके क्लास 9 में भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं। और मेरे साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है वैसे आप चलिएगा, थ्योरेटिकल चैप्टर उठाते हुए आपको बड़े स्टाइल से लेके जाएगा। देखिए कैसे कोई एक भी क्लास मिस कर देगा आपको समझ में नहीं आएगा। सुन लीजिए, कह रहा द वर्ड स्टैटिस्टिक्स अपीयर टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस मींस अ पॉलिटिकल स्टेट इज ऑरिजिन। अच्छा, ये सब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान ना हो, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सुन लो, स्टैटिस्टिक्स जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातों को लेके डील किया जाता है, यानी कौन कौन सी बातों को इसमें किया जाता है, कौन कौन सी बातों के बारे में बात करी जाती है। कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन करोगे, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप किसी जंगल में गए, ठीक, और नहीं जंगल में तो मत जाओ आप अपने घर की लोकेलिटी में गए, आसपास है ना, अपनी कॉलोनी में जाइए जाइए, सभी के घर चले जाओ और सब लोगों से पूछो जाके कि हम आपके घर में जो पौधा लगा हुआ है, भाई उनके घर में कोई ना कोई तो पौधा होगा ना, ट्री ट्री, अरे ट्री नहीं, प्लांट, छोटे छोटे प्लांट, किसी के घर में ट्री भी होगा। तो जाइए और एक मेजरिंग टेप लेके जाइए और सबके घर में जो प्लांट लगे हुए हैं उसको जरा मेजर करके आओ। जाओ जाओ जाओ, जाओ मेजर करके आओ, आए। अब सुनो, तो भैया किसी के घर में जो प्लांट है वो था 14 सेंटीमीटर का, किसी के घर में प्लांट है 2 सेंटीमीटर का, छोटा सा ही अभी, किसी के घर में तुम्हें मिला 56 सेंटीमीटर का, किसी के घर में मिला 100 सेंटीमीटर का। तो ये आपने क्या किया, कलेक्शन कर लिया, डेटा का कलेक्शन है, जितने भी प्लांट है आपकी लोकेलिटी में आसपास, तो ये आपने कलेक्शन किया हुआ है, ठीक। अभी इसका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा कि आप बस कलेक्ट करके ले आए, अब ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब किसी सामने वाले को समझ में आ जाए, अच्छा अच्छा, इसके लिए या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे या तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, समझे। अब ये बहुत बहुत अच्छा, ये आपका मुझे डेटा नहीं लग रहा है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये इसको पढ़ने में मजा नहीं आ रही मुझे, तो आप मुझे भाई अच्छी तरीके से दिखाओ ना, तो आप बोलोगे सर ऑर्गेनाइज कर लो, मैंने कहा अच्छा, तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे ऐसे। मैं तो हमेशा इंक्रीजिंग में लिखता हूं, आप चाहो तो डिक्रीजिंग में भी लिख सकते हो। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा,
तो ये हमने क्या कर लिया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया, है ना। तो हमने ये एरे बना ली। क्या बना ली हमने? ये एरे। एरे क्या होता है? डेटा को अरेंज करना एरे कहलाता है। तो हमने ये एरे बना ली, ठीक। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एनालिसिस करेंगे उसकी। एनालिसिस का मतलब है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कुछ। अब क्या क्या सोचेंगे अभी आप नहीं सोचोगे ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट लेगा तो सोचेगा उसके बारे में। अब इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ये क्लास 10th के एग्जाम में आता है। अब क्या आता है वो 10th में पढ़ाया जाएगा, आप परेशान ना हो। इंटरप्रिटेशन करना है डेटा का, मतलब भैया डेटा देखा, उसमें कुछ कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करी, अभी करेंगे। कैलकुलेशन सर क्या होता है? अरे मीन निकालोगे, मोड निकालोगे, मीडियन निकालोगे, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालोगे, वो सब सिखाएंगे आपको, परेशान ना हो। तो निकालने के बाद उसके बारे में सोचा जाता है कि जो आंसर आ रहा है मेरा वो क्या बता रहा है। अभी आएगा देखना, भी इंटरप्रिटेशन करेंगे हम लोग ये अलग चैप्टर में। तो डेटा कलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, उसकी एनालिसिस में ही कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, फिर कुछ आंसर आएगा। जो आंसर आएगा फिर उसके बारे में सोचा जाता है कि आंसर हमें क्या बता रहा है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग ये सारे काम करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने के बाद सोचेंगे कि वो क्या बता रहा है हमें। 2-4 बार मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक। अब इधर आओ, यहां से आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, यहां पर आप आ जाओ। देखो बच्चों, यहां पर आप आ जाओ, है ना। देखिए बच्चों, सुनिए मेरी बात को। ये जो हेडिंग लगी 14.2 है ना, जो पढ़ने वाली चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो चीज नहीं आपको कुछ करना है, जिसके बारे में नहीं सोचना है, तो आप छोड़ दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अब देखो जरा, इसमें थ्योरी आ गई आपकी। तुम अपनी क्लास में जाओ, जाओ अपनी क्लास में जाओ, स्कूल वाली क्लास में जाओ। ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें एक टास्क दिया है, टास्क, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए मैंने तुम्हें दिया। मैंने कहा भैया अपनी क्लास में चले जाओ और जाओ जरा सबके पापा मम्मी का नाम पूछ के आओ। जाओ जाओ जाओ, 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 जाओ। गए तुम, एक डायरी पेन लेके जाओगे। सुन लो, सबके पापा का या सबके फादर का नाम पूछ के आओ। जाओ जाओ, पूछो, जाओ पूछो और लिखोगे कि रोल नंबर 1 के फादर का नाम ये, रोल नंबर 2 के फादर का नाम ये, रोल नंबर 3 के फादर का नाम ये, सबको पूछ के आए, आ जाओ। तो ये जो डायरेक्टली तुमने जाके बच्चों से पूछा है कि भैया तुम्हारे पापा का नाम बता दो, टास्क मैंने तुम्हें दिया था। मैंने कहा भैया जाओ डेटा कलेक्ट करके लेके आओ। तुमने कहा सर कौन सा? मैंने कहा कि जाओ सबके पापा का नाम पूछ के आ जाओ। जाओ, तो तुम पूछ के आए लिखा रोल नंबर 1 के पापा का नाम, रोल नंबर 2 के फादर का नाम, रोल नंबर 3 के फादर का नाम, रोल नंबर 4 के फादर का नाम, ऐसे ऐसे करके आपने लिखा, ठीक। ओके। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए। अब एक दिन तो तुमने ऐसे किया, और हाँ, एक तुम हो, तुम्हारा दोस्त भी है। तुम्हारे दोस्त ने पता है क्या किया? तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, सुनो। ये तुम हो और तुमने क्या किया, डायरेक्टली बच्चों से पूछ लिया जाके। तो ये जो डायरेक्टली तुमने बच्चों से पूछा, इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। सुन लो, मतलब डायरेक्टली आपने अगर जाके डेटा ऐसा कलेक्ट कर लिया ना, तो हम बोलेंगे अरे इसका डेटा प्राइमरी डेटा है। समझे? मतलब यहां पढ़िए, when the information was collected by the investigator herself और himself। यहां पे इन्वेस्टिगेटर कौन था? तुम थे। तुम गए थे इन्वेस्टिगेट करने, तुमने पता किया है, ठीक है। तुमने डायरेक्टली जाके लोगों से पता किया है। विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हर और हीज माइंड। आपके मन में एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव था। वो ऑब्जेक्टिव का मतलब एक टास्क मिला हुआ था तुम्हें। मैंने टास्क दिया था, जाओ सबके पापा मम्मी का नाम पूछ के आओ, ठीक है ना। द डेटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ऐसे डेटा को हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। अब सुनो दूसरा, देखो अब तुम्हारा दोस्त है, इसको देखो, ये बड़ा चालाक दोस्त है, ठीक। ये तुम्हारा फ्रेंड है, और पता है इसको भी मैंने बोला, मान लो ये भी मेरा स्टूडेंट है और तुम भी थे, तो तुम तो भैया सही सही करके लेके आए, मेहनत करी तुमने। अब ये चालाक है, इसने क्या किया, क्लेवर बॉय, ये गया और इसने स्कूल का रजिस्टर उठा लिया। इसने गया और स्कूल का रजिस्टर उठा लिया। तो सुनो, पता है ये चालाकी बहुत कर रहा है। पहले से ही कहीं इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, रजिस्टर में लिखा होगा रोल नंबर 1 के पापा का नाम, रोल नंबर 2 के पापा का नाम, मतलब कोई डायरी वायरी होगी, स्कूल का कलेक्शन होगा कोई, ठीक। तो ये गया फटाफट वहां से चीटिंग कर ली इसने, मतलब पहले से ही कहीं डेटा अवेलेबल था और वहां से चुरा के ले आया, ठीक।
तो देखो ये जो डेटा लेके आएगा मैं बोलूंगा इसने सेकेंडरी डेटा लेके आया है, इसके डेटा को मैं सेकेंडरी बोलूंगा। मतलब पहले से ही कहीं इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, ये इन्वेस्टिगेटर था, इन्वेस्टिगेटर ने खुद से कलेक्ट नहीं करा, उसने चीटिंग कर ली, कहीं गया पहले से ही डेटा था वहां से लेके आ गया है। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, जरा बताना, थोड़ा सोच के तब बताना, मुझे ये बताओ कि इनके ये वाले बच्चे पे, प्राइमरी वाले पे ज्यादा विश्वास करोगे आप या सेकेंडरी वाले पे? बताओ। प्राइमरी वाले पे। हाँ, प्राइमरी यस वाले सर, पे। पता है क्यों? प्राइमरी वाले। सुनो भाई, ये बिल्कुल गया है, लोगों से इसने पूछा है, इन्वेस्टिगेटर है, और लोगों से पूछने में ना शायद ही फॉल्ट हुई हो भी सकती है, गलती हो भी सकती है, लेकिन यार सामने सामने पूछा, भैया तुम्हारे पापा का नाम बताओ, रोल नंबर 1 लिख दिया, रोल नंबर 2। अब देखो इसका क्या है, सुनो, ये लड़का सेकेंडरी डेटा से, मतलब सेकेंडरी डेटा मतलब पहले से कहीं डेटा, तो भाई क्या पता अगर पहले से जो डेटा है भाई उसमें ही फॉल्ट हो, क्या पता। समझ रहे हो बात को? भाई क्या पता, ये तो डेटा चुरा के लेके आ रहा है। तो यार अगर किसी ने पहले से, मतलब उस रजिस्टर को किसने बनाया? टीचर ने, और टीचर ने ही अगर गलती कर दी होगी, भाई हो सकता है अगर टीचर ने ही गलती करी होगी तब तो भैया ये समस्या में आ जाएगा, यानी कि इसका डेटा उतना रिलायबल नहीं है। तो अब आज के बाद याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरी डेटा क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके डेटा कलेक्ट करता है तो प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेटर किसी दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन को निकाल के लेके आता है तो हम बोलते हैं डेटा सेकेंडरी। ज्यादा रिलायबल कौन सा होता है? प्राइमरी, इसमें ज्यादा सही इंफॉर्मेशन होती है। ठीक, अब पढ़ लीजिए अपनी किताब में, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इन द सेकेंड केस, when the information was gathered from a source which already had the information stored, the data obtained is called secondary data. ये दोनों बातें आपको टिक करनी है अपनी बुक में पेंसिल से और याद करके आना है, याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन पढ़िए एक्सरसाइज 14.1 का, है ना? पढ़ लिया होगा सवाल सबने? ये रहा आंसर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, गिव 5 एग्जांपल ऑफ डेटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ, है ना? मतलब डेली लाइफ में आप जो डेटा कलेक्ट कर सकते हो उसके 5 एग्जांपल देने हैं। पहला, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब ये बात आप समझते हो, ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ते होगे ना शायद, ये बात आप समझते हो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, ज्योग्राफी अगर पढ़ते होगे ना। हाँ यस। अब मुझे तो इतना नहीं पता भाई, आप लोग देख लो, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, और हाँ एक बात और, चलो ये भी बताते जाओ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तुमने खुद कलेक्ट करी होगी या किसी को देखकर वहां से चीटिंग करी होगी? मतलब चीटिंग नहीं बोलेंगे, बट कहीं से देख के कलेक्ट करी होगी, बताओ। सेकेंडरी। हाँ सेकेंडरी है ये बेटा, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वहां से तुम पढ़ते हो एनसीईआरटी की किताब पढ़ के, तुम थोड़ा ना सबके घर जाओगे पूछने, स्टेट्स में जाओगे, घूमते रहोगे जिंदगी भर। तो ये क्या है? हाँ सेकेंडरी। ये कैसा है? सेकेंडरी। अगला, वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। ठीक है, तो वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, अपने क्लास के बच्चों का हमने वेट और मेजर किया। अब बताओ ये क्या है? प्राइमरी। हाँ प्राइमरी इसको बोल दो, पता है क्यों? क्योंकि पता है तुम हाँ मशीन लेके आए होगे तुम, क्योंकि तुमसे कह रहा है ना कलेक्ट करने के लिए, देखो ना, तो तुमसे कह रहा है कलेक्ट करने के लिए, तो यार मेरी पहली प्रेफरेंस तो यही होगी ना, मैं बच्चों को बुलाऊंगा, मशीन लेके आऊंगा, खड़ा करूंगा अपने सामने, वेट मशीन पे वेट मेजर करूंगा, अपनी डायरी में रोल नंबर 1 का वेट मेजर करूंगा, रोल नंबर 2 का नोट करूंगा, रोल नंबर 3 का नोट करूंगा, तो प्राइमरी हो गया ये, डायरेक्ट मैंने किया है ना। 3, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द लास्ट 10 ईयर्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में पिछले 10 सालों में गेहूं की जो पैदावार हुई। यस, सेकेंडरी। क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई रिकॉर्ड बना के, हाँ सरकार ने कोई हाँ यस, समझ गए होगे भाई, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो। तो यहां से क्या हो गया बताओ? सेकेंडरी। अगला, नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी। प्राइमरी। हाँ क्योंकि भाई हमारी, हाँ हमारी कॉलोनी है, तो हमारे घर के आसपास 3-4 घर हैं, हम चले जाएंगे, लोगों का काउंट करके चले आएंगे कितने प्लांट्स हैं। ठीक, रेनफॉल इन आवर सिटी इन लास्ट 10 ईयर्स। सेकेंडरी। हाँ तो बहरहाल उसने 5 एग्जाम्पल मांगे थे, ये रहे 5 एग्जाम्पल।
क्वेश्चन नंबर 1 में 5 एग्जाम्पल मांगे थे और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था कि इनको क्लासिफाई करो कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और ग्राफ पेपर भी हो सके तो लेके बैठिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब आने वाले टाइम में, कल की क्लासेस में। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। देखिए अब इनको देखिए भाई क्या कहना चाहते हैं। कह रहा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कह रहा जब डेटा तुम कलेक्ट करके लेके आओगे प्रेजेंट कैसे करोगे। As soon as the work related to the collection of data is over, the investigator has to find out ways to present them in a form which is meaningful, easily understood, and gives it main feature at a glance. अब वो तुम्हें पढ़ा रहा है, वो तुम्हें पढ़ा रहा है। कभी वो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं पढ़ाता है कि ये करना है, तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाता है कि ऐसा होता है, कि नेचर में ऐसा होता है, तुम पढ़ो। और यहां वो कह रहा है ऐसा करना है, यानी कि इंसानों ने बनाया है इसको, स्टैटिस्टिक्स को इंसानों ने बनाया। अब क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद कह रहा है कि तुम्हें इसको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना अच्छी तरीके से, मतलब प्रेजेंट करना है अच्छी तरीके, रीअरेंज नहीं, प्रेजेंट करो। कह रहा है डेटा को दिखाओ ताकि सामने वाला देख के समझ जाए कि हाँ भाई इसको देख के मुझे कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, जैसे कि सुनिए बच्चों, क्या आपने क्रिकेट मैच में कभी ऐसे पिलर्स देखे हैं लंबे लंबे? ये देखिए कहाँ गए, ये देखिए, आपने क्रिकेट मैच में ऐसे पिलर्स देखे होंगे, ऐसे ग्राफ देखे होंगे, देखे? बताइए, या किसी में टीवी में कभी देखे? बताओ, देखे ना? सर ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन देता है आपको। ये देखिए, अब जैसे यहीं पे देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जनवरी में 3, फरवरी में 4 स्टूडेंट्स आए, मार्च में 2 आए, अप्रैल में 2 आए, मई में 5 आए, है ना? ये चीज है। मान लो किसी स्कूल में एडमिशन हो रहा है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अरे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, तो जैन में 3 बच्चे आए, फेब में 4 आए, मार्च में 2 आए, अप्रैल में, तो ये देख के सामने वाले को पता चल जाएगा, कोई डेटा कलेक्ट करके लाया और उसने एक ग्राफ बना के दे दिया ऐसा, तो उसको देख के पता चल जा रहा है यार, इसको देख के पता चल रहा है सबसे ज्यादा बच्चे कौन से मंथ में आए, अगस्त में। समझे? तो डेटा को अब रिप्रेजेंट भी करोगे आप, डेटा को रिप्रेजेंट भी किया जाएगा। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कह रहा है हम आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझाएंगे, है ना? सुनो बच्चों, इस सवाल को देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है ना? ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। कह रहा कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन बिलो। किसी बच्चे के 55 आए, किसी बच्चे के 36, किसी के 95, किसी के 73। अरे भाई मान लो 100 नंबर का पेपर हुआ था, मान लो, अरे मान लो, ठीक, 100 नंबर का पेपर हुआ था, तो किसी बच्चे के कितने आए, 55, किसी के 36, किसी के 95, किसी के 73। कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। अरे भाई मान लो तुम टीचर हो, 10 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, सबके मार्क्स आए, तुमने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब बताओ, ये रॉ डेटा है, कैसा डेटा है? ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ये। हाँ, ऑर्गेनाइज नहीं है ये, तो एरे बनाओगे इसकी। तो एरे कैसे बनाओगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या तो डिसेंडिंग में। तो हमारी या तो आदत ये होती डिसेंडिंग है, में। हमारी आदत ये होती है एनसीईआरटी में हम लोग की, सीबीएसई के स्टूडेंट्स की, कि हम असेंडिंग में करेंगे। एक ही आदत बनाओ यार, ज्यादा लफड़ों में मत फंसो, है ना? असेंडिंग वाला ज्यादा अच्छा होता है, डिसेंडिंग में करना हो कर सकते हो, लेकिन असेंडिंग में करिए हमेशा। कर लीजिए, चलिए चलिए, करिए 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 करिए, कर लिया, कर लिया? बताओ, सबसे छोटा 25, उससे बड़ा 36, कर लिया? बोलो हाँ, बोलो हाँ, कर लिया ना? अब सुनो, यस सर। अब मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं और सुन लो, कान खोल के अच्छे से सुनना। सुनो भाई, यहां मैं रेंज निकलवा रहा हूं। क्या निकलवा रहा हूं? रेंज। गलत मत कर देना, 3 चीजें हैं, रेंज, क्लास साइज और क्लास मार्क। गलत मत करना, सुनो। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाँ, रेंज। तो देखिए रेंज कैसे निकाली जाती है, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। इसीलिए हमने इसको अरेंज किया था, ताकि हम क्या कर सकें, सबसे बड़ी वैल्यू देख सके और सबसे छोटी, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देंगे, समझे? तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आ गया, बताइए? 70। ठीक, 95 माइनस 20, तो रेंज आ गई ये, देख लिया? अब सुनो,
आगे चलकर, भाई सुन लो, लफड़ा मत करना, पहले ही बता दे रहा हूं, आगे की क्लास चल के कोई इंटरवल मैं तुम्हें दूंगा। कैसा? अभी ये बात शायद ना समझ में आए, लेकिन कहीं नोट कर लो। मैं तुम्हें ऐसे दूंगा 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 टू 30, फिर 30 टू 35, ऐसे करके मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? अब ये जब क्लास आएगा तो इंटरवल। आएगा, लेकिन हाँ हाँ, क्लास क्लास इंटरवल सुन लो, इंटरवल। इंटरवल्स समझ जाना है ना। अब सुनो, जब ये आएगा तो आएगा, वो छोड़ो, आप बताना भाई। मैं ये चाहता हूं, 3 चीजें बताना चाहता हूं जो तुम जरूर गलत करोगे, चाहे जो हो जाए। रेंज जब निकलवाए, रेंज जब निकलवाएगा तो डिस्क्रीट डेटा दिया होगा। ध्यान से सुनो और कान खोल के सुनो। ये डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स हैं। मतलब सर ये क्या बता दिया? सुनो, डिस्क्रीट का मतलब है एक एक बच्चे का डेटा लिखा हुआ है। चेक कर लो, सही बोला कि नहीं बोला, बताइए भाई। एक एक बच्चे के मार्क्स लिखे ना यार तुम्हारे सामने, चेक कर लो, समझे? तो ये होता है डिस्क्रीट डेटा लिखा हुआ है। तो जब डिस्क्रीट डेटा लिखा रहेगा, मतलब फिर से सुनो, डिस्क्रीट डेटा का मतलब एक एक बच्चे का डेटा लिखा रहेगा भाई। वहां एक एक बच्चे के नंबर लिखे हुए, एक एक ऑब्जर्वेशन जब लिखी रहे तो बोल देना डिस्क्रीट डेटा है। इसको हम डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये पहला डिस्क्रीट डेटा पॉइंट है, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ। ठीक। जब डिस्क्रीट डेटा होंगे, ठीक है, जब डिस्क्रीट डेटा होंगे तभी रेंज निकालोगे। और कैसे निकालोगे? सबसे बड़ा वाला डेटा पॉइंट माइनस सबसे छोटा वाला। आ गया? अब सुनो, अगर कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा, कॉन्टिन्यूअस डेटा में क्या देखने को मिलता है बताओ? क्लास इंटरवल। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि भैया 10 से लेके 15 के बीच में 5 बच्चे हैं जिनके नंबर आए, मतलब क्लास में 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से लेके 15 तक के बीच में आए। अब इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझो तो 10 टू 15 मार्क्स वाले कितने बच्चे? 5। 15 से 20 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनके नंबर 15 से 2 तक आए वो 2 हैं, और ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 से 25 के बीच में आए वो 6 है। तो अब ये जो 5 बच्चे लिखे, सुनो, क्या पांचों बच्चों के नंबर पता है तुम्हें? बताओ, देख 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 देख, देख, देख। ये जो 5 बच्चे लिखे हैं, क्या पांचों बच्चों के नंबर पता है? नहीं पता है। बस तुम्हें ये पता है कि 10 से 15 के बीच में है इनके नंबर। ये 2 बच्चे, इन 2 बच्चों के नंबर थोड़ी ना पता है तुम्हें। हाँ, ये पता है कि 15 से लेके 20 के बीच में, 15 टू 20 के बीच में कुछ भी रहा होगा। अब क्या रहा होगा नहीं पता तुम्हें। ठीक। ये देखो 6 बच्चे लिखे हुए हैं यहाँ। अब 6 बच्चों के नंबर नहीं पता यार तुम्हें, लेकिन हाँ इतना पता है कि 20 से लेकर 25 के बीच में कुछ ना कुछ आया होगा। तो ऐसे डेटा को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और जब एक एक बच्चे का डेटा लिखा हुआ है तो इसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। समझ गए? तो सुनो, रेंज यस कहाँ सर। निकालते हैं? रेंज कहाँ निकालते हैं? डिस्क्रीट वाले में। और अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो निकालते हैं हम कहाँ? कॉन्टिन्यूअस। मतलब सर जब क्लास इंटरवल देगा 2 चीजें निकालेंगे, ध्यान से सुन लो। क्लास इंटरवल वाले में 2 चीजें निकालते हैं। यहीं कर दूं? क्लास इंटरवल वाले में हम 2 चीजें निकालते हैं। नंबर 1 बच्चों, एक हम निकालते हैं क्लास साइज। देखो क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको बोलेंगे अपर लिमिट और ये होगी लोअर लिमिट। ठीक। तो 15 माइनस 10 करोगे। कहीं से भी आप क्लास साइज निकाल सकते हो, चाहे पहली वाली क्लास से चाहे दूसरी वाली से निकालते, तब भी ये आंसर आता। ये अपर लिमिट, बड़ा वाला नंबर अपर लिमिट और छोटा वाला नंबर लोअर लिमिट। सुना? सुना? जैसे यस मान लो सर। कहीं से, हाँ भाई जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, एक लिख देता हूं अगर कहीं, अगर आप चाहो तो। कहाँ लिखूं? अभी आगे आएगा, चलो कोई बात नहीं, तो मैं लिख दूंगा। अभी आप ये समझो कि ये बड़ा वाला अपर लिमिट, छोटा वाला लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना। यहां पे क्या करेंगे? 25 माइनस
20। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आंसर बार बार वही आएगा क्लास साइज निकालने। बस मैं ये बता रहा था क्लास साइज निकाला कब जाता है, क्लास साइज निकाला कब जाता है कॉन्टिन्यूअस में, और कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज को क्लास विड्थ के नाम से भी जानते हैं, क्लास साइज को क्लास विड्थ भी बोला जाता है। ठीक, क्लास साइज को क्लास विड्थ भी बोला जाता है। क्लास साइज को क्लास विड्थ भी बोला जाता है। ठीक है ना, ओके। और सुनो, एक टॉपिक आएगा क्लास मार्क निकालना, वो कैसे निकालते हैं, गलत अपर मत कर लिमिट देना। प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। हाँ, क्लास मार्क बोलो आप इसको, और चाहे आप इसको मिड पॉइंट बोलो, बात सेम है। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। यस, तो ये क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये होता है आपका क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। मतलब फर्स्ट वाली क्लास का क्लास मार्क निकालो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 12.5। 12.5। सेकेंड वाले का निकालते हैं, चलिए, या किसी का भी निकाल लो, सेकेंड वाले का निकालो, चलो। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 17.5। ठीक है। नेक्स्ट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 30 प्लस 25 22.5। हाँ ठीक है। कितना है, 30 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, सही है। कितना आ रहा है, यस कितना आ रहा है, सर। 27.5। 22.5, 27.5 22.5। सर 27.5 22.5 ना थर्ड वाले का आ रहा है, फोर्थ वाले अच्छा, का 27.5। इसका ना सही है, चेक कर लेना। हाँ जी सर, सही है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अब इस पेज पे जो बातें लिखी हुई हैं इसको आप रिवाइज कर लीजिए। बताइए, रेंज कब निकाला जाता है, डिस्क्रीट डेटा के लिए। ठीक, यस कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लोअर लिमिट से, लिमिट। ये हो गई खत्म कहानी। और जब कॉन्टिन्यूअस डेटा आता है, यानी कि जब आपके पास क्लास इंटरवल वाले सवाल होंगे, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर दो चीजें निकाली जाती हैं, एक तो क्लास साइज बोल दो आप, चाहे क्लास विड्थ बोल दो, बात सेम होती है। ठीक है ना, तो इसको कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर करोगे हर बार आंसर सेम आएगा। देखो 35 माइनस 35 है ना, वो छोड़ो, अब यहाँ क्लास मार्क एक अलग चीज होती है, क्लास मार्क का दूसरा नाम मिड पॉइंट भी होता है। ठीक, तो ये कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज था, यहाँ पे मैंने 3 बातें आपको बता दी हैं। अभी धीरे धीरे चैप्टर इजी भी हो जाएगा, क्योंकि जो काम आप एक सवाल में करोगे वही सब में करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे इजी भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखो जरा, यहाँ पर आओ, एग्जाम्पल नंबर 2 में आओ। ठीक बच्चों, अब सुनिए सुनिए मेरी बात को ध्यान से, फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जरा जल्दी से सब लोग देखें। बच्चों, सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए, सवाल कैसे पढ़ा जाता है इसमें देखो। कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय 30 स्टूडेंट्स, है ना। नाम सुनिएगा, मैं नाम क्या क्या लिखूंगा, है ना, नाम का बड़ा काम होता है भाई यहाँ पर। नाम अगर गलत याद कर लिया तुमने तो गए फिर एग्जाम में। ऐसे करके एक रॉ डेटा दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसको तो अरेंज नहीं करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो इसको आप अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो अलग बात है। अब एक रॉ डेटा है, और रॉ डेटा कैसा है जरा इसको समझो। देखो, कह रहा है कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100, 100 में से 30 बच्चों के नंबर है। भाई 30 बच्चों के नंबर है, 30 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, हमने कहा जाओ, है ना, तुम मॉनिटर हो, तुमको छोड़कर 30 बच्चे हैं, 31 टोटल है, तुम्हें छोड़ दो, तो अपने आप को छोड़ दो, बाकी जो 30 बच्चे हैं जाओ सबके पास, जाओ जाओ, 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 एक डायरी लेके जाओ,
पहला बच्चा नंबर कितने हैं 10 बताया, 100 में से 10 आए। दूसरा बच्चा खड़े हो जाओ नंबर बताओ, 20 मार्क्स है। तीसरा बच्चा खड़े हो जाओ नंबर बताओ, 36 है। तुम खड़े हो जाओ, तुमने सबके नंबर पूछ के ले आए, ठीक, ऐसे ही लिख के ले आए। अब देखो अगर चाहो तो एरे बना लो, मना नहीं कर रहा हूं भाई, बना लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना लो, लेकिन पता है क्या यार, अब ना पता है क्या चल रहा है, एक चीज दिखाता हूं मैं। मैंने कहा ये इतना सारा लिख के ले आयो, इसको थोड़ा छोटा करो जाके। तो तुमने एक दिमाग लगाया, इंसानों ने एक दिमाग लगाया। ये देखो, उन्होंने कहा कि यहां पे हम मार्क्स लिख लेंगे और यहां हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे। सुन लो, अब आज के बाद जो जो सिखा रहा हूं ध्यान सुनिए बच्चों। कभी भी स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स की बात करें, सुन लो क्या क्या सर, सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही दिखा देता हूं तुम्हें, यहां पे भी बात करेंगे, रुक जाओ। कभी भी तुम्हारे पास क्या आ जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, या नंबर किसी का भी हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ स्कूल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। समझ गए होगे अब, है ना। तो किसी भी का नंबर दे दे वो, यही जो नंबर ऑफ देता है यही फ्रीक्वेंसी होती है। यही क्या होती है बताइए। और इसको, फ्रीक्वेंसी। हाँ इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। सुना क्या बोला, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की बात करें वो भी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ बॉल्स की बात करें वो भी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ काइट्स की बात करें वो भी फ्रीक्वेंसी, किसी के भी नंबर की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है। अब सुनो, यहां पीछे हो, मैंने कहा ये सब, मैंने तुम्हें बोला ये क्या लिख के लेके आए हो, जाओ इसको थोड़ा ठीक करके लाओ, ये सही नहीं लग रहा है। तो तुमने कुछ दिमाग लगाया, तुमने इधर मार्क्स लिखे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। बताओ 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 जल्दी से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे कि नहीं लिखे, यहाँ देखो, अब देखो लिखा कि नहीं लिखा, बताओ। लिखे हुए। हाँ, तो सबसे पहले तुमने क्या सोचा, सबसे छोटे वाले नंबर सोचे तुमने, 10, ये डेटा पॉइंट्स हैं। और फिर से सुनिए, ठीक है डेटा पॉइंट है, पहले 10, 10 से बड़ा 20, फिर 36, फिर उससे बड़ा 36, ये है ना, फिर 40, ऐसे करके तुमने यहां लिख लिया। सुनो अब मेरी बात सुनो, इधर तुमने क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, मतलब फ्रीक्वेंसी, तो एफ लिख दिया इधर, फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम, ये मार्क्स का कॉलम, मतलब ये डेटा का कॉलम है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी कॉलम है। ठीक भाई, डेटा क्या है, मार्क्स, मार्क्स पता करके लाए हो ना तुम बच्चों के, तो यही डेटा है। अब तुम देखोगे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 आ रहे हैं, जाके देखो 10 कितनी बार आ रहा है पूरी क्लास में, एक बार। तो 10 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। सुनो, 10 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, इस बात से तुम क्या समझते हो, 10 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, इस बात से तुम क्या समझते हो बताओ। इस बात से हम ये समझते हैं कि एक ही 10 बच्चा। नंबर लाने वाला एक ही बच्चा है। सुना, ठीक, क्लास में एक ही बच्चा है ऐसा जिसके 10 मार्क्स आए। अब 20 जाके चेक करो एक बार, और कहीं है नहीं, तो 20 मार्क्स लाने वाला भी एक ही बच्चा है, तो 20 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई, 1। ठीक, इसके बाद फिर चेक किया तुमने, 36 लाने वाले कितने बच्चे हैं ब्लू कलर से, 1, 2, 3। तो देखा थोड़ा सा डेटा कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, 36 एक ही बार लिखना पड़ा और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी, यानी कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 36 आए हैं। ठीक, फिर 40 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4। तो 40 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। ठीक, 50 लाने वाले कितने बच्चे हैं, ऑरेंज कलर से, 1, 2, 3, बस। 50 से बड़ा नंबर 56, 56 लाने वाले कितने बच्चे हैं, लाइट ग्रीन कलर से,
1 2। अब आप ऐसा ही कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ, कर लोगे, बोलो। यस सर। यस सर। अब एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर तुम इन सबको ऐड कर दोगे, नीचे कितना आ रहा है टोटल, ऐड करो 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 करो। 1 + 1 2 2 + 3 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 दे 30 आ गया। तो सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके हमेशा क्या मिलता है तुम्हें? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। पता है, बहुत ध्यान से सुनना, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, उस हिसाब से बताऊंगा। यस बच्चों, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो, देखिए, सिग्मा ऑफ एफ छोटा सा आई, इसको पढ़ो सब लोग, सिग्मा ऑफ एफ आई, पढ़ो 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 पढ़ो। क्या लिखा है? सिग्मा ऑफ एफ आई, क्या लिखा है बोलो? सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा ऑफ एफ आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to, चलो अभी 5 कर लेते हैं बस, ठीक। वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 5, पढ़ो पूरा क्या लिखा है। सिग्मा ऑफ एफ आई वेयर वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 5, पढ़ लिया। इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ेंगे? सिग्मा ऑफ एफ आई वेयर वेयर आई आई बिलोंग बिलोंग्स फ्रॉम 1 फ्रॉम to, 1 to 10। हाँ, पढ़ना आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, सर आ गया। बोलो। आ गया। अब सुनो, ये सिग्मा काम क्या करता है भैया? इस सिग्नल को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा, ठीक। अब इसका काम क्या कर, ये का सिग्मा या समेशन, इसका दूसरा नाम है समेशन। सिग्मा बोल दो चाहे समेशन बोल दो। अब ये काम क्या करता है वो देखो जरा भैया, ये कुछ नहीं करता है, ये ऐड करने का काम करता है। क्या करता है? ये एडिशन करवाता है। समेशन मतलब एडिशन करवा देगा। क्या करवा देगा? एडिशन। कैसे करवा देगा आइए दिखाते हैं। इसका मीनिंग होता है, कुछ मत करो, आई की जगह एक बार 1 लिखो तो F1 बन जाएगा ये, फिर प्लस लगा दो, फिर आई की जगह 2 लिख दो तो F2 बन जाएगा, फिर आई की जगह 3 लिख दो F3 बन जाएगा, आई की जगह 4 लिख दो F4 बन जाएगा, और तब तक लिखते रहो जब तक 5 ना आ जाए, और स्टॉप कर दोगे। आया कि नहीं आया बताइए, बोलिए। आया? तो सर मतलब नीचे जरा, आई की हाँ, जगह 1 2 3 4 डाल। 1 2 3 4 5, हाँ बस। अब यहां पर देखो जरा, आई की जगह 1 डाल दो तो F1 बना, और कब तक डालते रहोगे जब तक 10 ना आ जाए। आई की जगह 2 F2 आ जाएगा, आई की जगह 3 F3 आ जाएगा, आई की जगह 4 F4 आ जाएगा, आई की जगह 5 F5 आ जाएगा। समझ गए होगे, है ना? आई की जगह 6 F6 आ जाएगा, और आई की जगह बोलो, समझ गए? F7 F8 F9 और F10। F10 पे स्टॉप करेंगे। और सुनो, यही कैपिटल N होता है सर, यही कैपिटल N होता है। कैपिटल N क्या होता है? ये होता है, टोटल नंबर होते हैं। कैपिटल N ही क्या होता है? समेशन ऑफ, उधर ही लिख देता हूं, रुक जाओ 1 मिनट, सिग्मा बॉन्ड। सुन लो। कैपिटल N ही क्या होता है? कैपिटल N ही क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई होता है, और ये ऐसे खुल जाता है। और होता क्या है कैपिटल N? तो ये टोटल होता है सर। किसका टोटल होता है? ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को बताता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को बताता है, टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल को बताता है, टोटल नंबर ऑफ, समझ गए, स्कूल्स को बताएगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को बताएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज को बताएगा, वगैरह वगैरह, ठीक। ये किसको बताता है? टोटल नंबर ऑफ, बस मैं गर्ल्स लिख दे रहा हूं अभी, बाकी कुछ भी दिया हो। अब पीछे आओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये क्या है? F1 है, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। F2 क्या है? सेकंड फ्रीक्वेंसी है। F3 क्या है? थर्ड फ्रीक्वेंसी है। F4 क्या है? फोर्थ फ्रीक्वेंसी है। मतलब फोर्थ वाले डेटा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। फिफ्थ वाले डेटा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3।
सिक्स्थ वाले डेटा की फ्रीक्वेंसी 2, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अब आप समझ जाना। ऐसे ही करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 डेटा है। यानी कि समेशन ऑफ एफ आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 से लेके कहां तक चलेगा, 13 तक चलेगा। समझ गए? ठीक, और इसका मीनिंग क्या हो गया, F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे करते करते डॉट 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 कहां तक स्टॉप करेंगे, F13। मैंने कहा सर इसका मतलब बताइए सर, तो आपने कहा सर लिखा तो है सामने, F1 की जगह 1 लो, F2 की जगह 2 लो, F3 की जगह 3 लो, F4 की जगह 4 और सबको जोड़ दो। ठीक, तो F1 ये रहा, F2, F3 कितना है 3, फिर F4 कितना है 4, फिर F5 कितना है 3, फिर F6 2। अब समझ जाना, 2 के बाद 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा। ऐड किया तो कितना आया बताओ, 30। ऐड वाइड तो कर लोगे ना भाई। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना आ गया, वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 13, कितना आया 30। मैंने कहा ये क्या आ गया, आपने कहा सर कैपिटल एन आ गया। मैंने कहा कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, तुमने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सही बात है कि नहीं बताइए, यही कैपिटल Yes, एन sir. है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने थे, 30 थे कि नहीं बताइए। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, क्या मैंने कोई क्लास इंटरवल बनाई, नहीं, मतलब वैसा कुछ बनाया जो आज पढ़ाया था आपको, कहाँ गया, चला गया, ऐसा कुछ तो नहीं बनाना। 10 से 10 to 15, 15 to 20 क्लास तो नहीं बनाई। No, sir. ये हाँ डिस्क्रीट डेटा लिखे थे भाई, मैंने भी ऐसे उठा के छाप दिया वैसे ही, डिस्क्रीट डेटा उठाया बस। हाँ ये बात है, ये बात मैंने थोड़ी अच्छी करी कि जैसे कि 40 वहां कितनी बार आया था, 4 बार, तो यार 40 लिख के उसके सामने मैंने 4 लिख दिया, यानी कि मेरा टीचर ये समझ जाएगा कि 40 नंबर कितने बच्चों के आते हैं, 4 बच्चों के, 40 की फ्रीक्वेंसी 4 है। 92 ऊपर 3 बार लिखा हुआ होगा, मैंने 92 के सामने 3 लिख दिया, सामने वाला समझ जाएगा 92 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो ये मैंने अच्छा काम कर लिया, डेटा का रिप्रेजेंटेशन कॉम्पैक्ट कर दिया, थोड़ा सा अरेंज कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, तो सामने वाला थोड़ा खुश हो जाएगा, बोलेगा हाँ सही करके लाया भाई, ठीक है अच्छा लग रहा है, थोड़ा वो सब इधर उधर लग रहा है सब। अब सुनो, ये जो टेबल बनी बच्चों ध्यान सुनिएगा, क्या इसमें फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है कि नहीं है, जल्दी देख के बताओ, बोलो 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 बोलो, फ्रीक्वेंसी Sir वाला है कॉलम है, हाँ है है है। अब सुनो, लेकिन ये बनाया किसको देख के गया था सर, ये डिस्क्रीट डेटा को देख के बनाया गया था, और सर यहां भी आपने डिस्क्रीट डेटा ही लिखे हुए हैं, मतलब जितने तरीके के डेटा अवेलेबल हैं सारे आपने लिखे। तो ऐसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सुन लो, ऐसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, discrete frequency डिस्क्रीट, distribution table. हाँ याद करना है आपको, और याद करके तब आना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेबल है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बताओ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की खासियत बताइए। तो इसकी खासियत ये होती है कि जितने तरीके के डेटा अवेलेबल है उसको एक एक बार लिखा जाता है, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। आया कि नहीं आया बताइए, आ गया सर. हर एक डेटा पॉइंट को लिखेंगे और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी। और सिग्मा का क्या काम है बताया मैंने। और कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन समेशन ऑफ एफ आई होता है, यही कैपिटल एन होता है, वेयर आई बिलोंग फ्रॉम, जहां से जहां तक भी होगा। अब इतना आप तैयार करके आइए, और नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जाइए।